तो साहब आज की कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि कहानी ही उसकी है जो दिल में उतरना जानता है। लहजे में नरमी, लफ्जों का जादू, अल्फाज की मिठास, ये सब तो दुनिया ने देखी है, लेकिन मैं आपको उसकी जिंदगी का वो हिस्सा दिखाऊंगा जो स्टेज पर कभी नजर ही नहीं आया। करोड़ों दिलों में घर करने वाले के अपने दिल में कौन रहता है, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर पर तो लड़कियां मरती हैं, असल जिंदगी में वो किस पर मरता है। वैसे तो वो खुद को सख्त लौंडा कहता है, पर स्टेज पर फूट फूट कर रोता है। दिल्ली से लेकर लंदन तक, कराची से टोरंटो तक, उसका एक एक लफ्ज दिल में उतर जाता है। उसकी शख्सियत पर इतना कुछ है कि सोच रहा हूं कि आपकी मुलाकात किससे करवाऊं। उस बच्चे से जो बाप के एक इशारे पर सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक सितार की तारों पर उंगलियां घिसता रहता था, या उस लड़के से जिसने घर से बगावत कर दी। उससे मिलवाऊं जिसे ओपन माइक पर बजर बजाकर स्टेज से उतार दिया गया था, या उससे जिसे रॉयल एल्बर्ट हॉल में 20 मिनट तक खड़े होकर तालियां मिली। उस नौजवान से कि जिसके लतीफे करोड़ों लोग मोबाइल पर पढ़कर हंसते थे मगर कोई उसकी पहचान न थी, या फिर उससे जिसने न्यूयॉर्क का मेडिसन स्क्वायर फुल करके अपनी नई पहचान बना डाली। आज जिसका जिक्र जमाने में है, वाहिद ऐसा कॉमेडियन जो करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन भी है, मोटिवेशन भी, जिसकी कहानी में इमोशन भी है, शायरी में पैशन भी। ये कई लोग नहीं बल्कि एक ही शख्स में मुकम्मल पैकेज है। हाँ, करोड़ों दिलों की जान, इंडिया का चौथा सबसे मशहूर खान, द वन एंड ओनली जाकिर खान। आप किसी अनजान आदमी को भी अगर आप जिम्मेदारी देंगे ना कि 2 मिनट देख लेंगे कि मैं आता हूँ, आप 5 मिनट बाद भी आएंगे ना, वहाँ खड़ा मिलेगा आपको। ह्यूमन ट्रस्ट पे चलता है। आपके माँ बाप बूढ़े इसलिए नहीं हो जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, आपके वहाँ पे इसलिए बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं। बहुत कम मौके आते हैं जब तुम्हारा बाप ना तुमको सहारा बनने का मौका देगा, कमजोर दिखेगा तुमको, मौका मत छोड़ो। खां साहब मर गया, खां साहब मर गया, मोनुद्दीन खां साहब मर गया, मोनुद्दीन खां साहब मर गया, भीड़ हो गई बस। मेरे को यार बात करनी थी यार अब्बा जी से, मेरे को अब्बा जी को दिखाना था यार कि एक बार बस वो मिलके मुझे कहते कि यार तू अच्छा करता है यार। वैसे कैसे पीठ पे हाथ चाहिए था उनका कि सही कर रहा है तो सर उनसे बात करनी थी, बोलना था यार तीसरी पीढ़ी में खेल बनता है बिगड़ता है, बोला था ना आपने, बिगड़ा नहीं यार बना है यार, सब रह गया ना बोला। मैं सोच रहा हूं आज की कहानी शुरू से नहीं बल्कि आखिर से शुरू करूं, क्योंकि जाकिर की कहानी की शुरुआत तो 300 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके एंड का ऐलान इसी साल के शुरू में यानी जनवरी में हुआ। किस्सा यूं है कि जनवरी 2026 को हैदराबाद में जाकिर चेहरे पर एक अजीब सी थकन के साथ सामने आते हैं और एक ऐलान करके गायब हो जाते हैं। ऐसा गायब कि पिछले 2 महीने से कहीं नजर नहीं आए। I'm going on a long break till 28, 20, 29 probably, 30 probably. 3, 4, 5 साल का ब्रेक है, हेल्थ वगैरह संभालेंगे, 2-3 चीजें हैं उसमें, वो सब ठीक करनी है हमको। सोचिए यार, आज के इस हसल कल्चर के दौर में जहां लोग 15 सेकंड की शोहरत के लिए जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, एक शख्स इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद सब कुछ अपने हाथों से कैसे छोड़ सकता है। क्या है जाकिर खान की असल कहानी? कहीं वो कहकहों के पीछे कोई दुख तो नहीं छुपा रहे, कहीं वो हजारों के मजमे में अकेला तो नहीं है। जिसने पूरे इंडिया को अपना दीवाना बना लिया, वो खुद अंदर से कितना टूटा हुआ है ये कोई नहीं जानता। क्या जाकिर खान बदल गया है या इंदौर का ये सख्त लौंडा पिघल गया है? ये सब जानने के लिए हमें 300 साल पुरानी कहानी समझना होगी। लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का एक कस्बा और एक खानदान जिसके हाथ में सारंगी है। ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, इस खानदान के पास सिर्फ एक चीज थी, फन। और ये फन बाप से बेटे को, बेटे से पोते को मुंतकिल होता रहा। एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी और फिर चौथी नस्ल में, और ये सिलसिला चलता रहा पूरी 8 नस्लों तक। जाकिर खुद कहते हैं उसके खानदान का मौसीकी से रिश्ता 300 साल पुराना है। ये लोग जिस सीनिया घराने से जुड़े हैं, ये वही घराना है जो अकबर के दरबार के लेजेंडरी मौसीकार तानसेन के फन से निकला। वक्त आगे बढ़ता रहा और यही सिलसिला जयपुर पहुंचा, जहां इस खानदान ने एक ऐसा नाम पैदा किया जिसके आगे पूरा हिंदुस्तान सर झुकाता था, उस्ताद मोइनुद्दीन खान।
सारंगी का वो उस्ताद जिसे इंडिया ने पद्मश्री से नवाजा और जिसकी सारंगी खुद 175 साल पुरानी थी। और फिर इसी खानदान का एक चिराग इंदौर जा बसा, उस्ताद इस्माइल खान, शहर के मशहूर सितार नवाज। और इसी घर में एक बच्चा पैदा होता है, एक मिडिल क्लास घर। मगर ये कोई आम घर नहीं था। इस घर की दीवारों में 300 साल पुरानी तारीख दफन थी और इस बच्चे के कंधों पर उसी तारीख का बोझ रख दिया गया, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा था। इस खानदान में 9 to 5 की नौकरी का तो सोचना भी बगावत थी और मौसीकी शौक नहीं बल्कि ड्यूटी थी। और इसी ड्यूटी का बोझ पड़ा जाकिर पर, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा था। जरा जाकिर खान का बचपन इमेजिन करें यार। गर्मियों की छुट्टियां, मोहल्ले के बच्चे मजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन जाकिर, उसे सुबह ठीक 4 बजे बिस्तर से उठा दिया जाता था। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक सितार का रियाज होता, फिर दोपहर को सेशन, फिर शाम को सेशन और रात 11 बजे तक मुसलसल प्रैक्टिस। ये ऐसी तरबियत थी जो एक बच्चे के लिए सजा से कम नहीं थी। इस सख्त रूटीन और घर के माहौल ने जाकिर को अंदर से बिल्कुल तन्हा कर दिया था। पहली से लेकर 5वीं क्लास तक इस लड़के का कोई भी दोस्त नहीं था। स्कूल की ब्रेक होती, बाकी बच्चे हंसते खेलते और जाकिर एक कोने में दीवार के साथ लगकर अकेला अपने टिफिन बॉक्स से चीजें निकाल कर खा रहा होता था। और मसला सिर्फ तन्हाई नहीं थी, उससे भी बड़ा मसला था उसका हुलिया, जिसकी वजह से स्कूल के लड़के उसे बुली करते, उसका मजाक उड़ाते। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसके लिए तो उसका बच्चा दुनिया में सबसे हसीन होता है। वो जाकिर की आंखों में काजल लगाती ताकि वो अच्छा दिखे। लेकिन बुलिंग कहाँ रुकने वाली थी। कोई और होता तो डिप्रेशन में चला जाता, अंदर से टूट जाता। लेकिन जाकिर ने कुछ अलग किया। उसने कुछ ऐसा ढूंढ लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने नोट किया कि जब वो फनी बात करता है, कोई जोक सुनाता है, तो उसे तंग करने वाले भी हंस पड़ते हैं। ऐसा लगता है अचानक उसके वजूद को सबने तस्लीम कर लिया है। और फिर जाकिर ने अपने एक इकलौते दोस्त के साथ मिलकर रजिस्टर्स पर लतीफे लिखना शुरू कर दिए। अब वो ब्रेक टाइम में लड़कों को लतीफे सुनाता और यही बनी उसकी जिंदगी की पहली ऑडियंस। अमोल पालेकर की एक मशहूर पुरानी फिल्म है छोटी सी बात। इस फिल्म का हीरो भी एक डरा हुआ, तन्हा और लूजर आदमी होता था। जाकिर ने जब वो फिल्म देखी तो उसे लगा कि ये तो मेरी कहानी है। तो जाकिर ने कुछ करने का सोचा और 15 साल की उम्र में उसे एक मकामी होटल में सितार बजाने की जॉब मिल गई। पहली तनख्वाह मिली, लेकिन दिमाग कुछ और ही हिसाब लगा रहा था। जाकिर का ख्याल था कि क्लासिकल म्यूजिक तो पॉलिटिक्स की तरह है, यहाँ आप 45 साल की उम्र में भी खुद को बिगिनर ही समझते हैं। उसे पैसा चाहिए था, आजादी चाहिए थी, और उसने फैसला कर लिया कि वो 300 साला खानदानी गुरूर को तोड़ देगा। उसने यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गया और ऐलान कर दिया कि वो रेडियो और कॉमेडी की दुनिया में जाएगा। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। फैमिली का रिएक्शन आया और बहुत शदीद आया। बल्कि खुद जाकिर खान के अल्फाज में, मेरी फैमिली मुझे ऐसे देखती थी जैसे इंडियन टीम रोहित शर्मा को देखती है। तब इज्जत बचाने का एक ही रास्ता नजर आया, शहर छोड़ दो। जाकिर ने इंदौर को बाय बाय कहा और दिल्ली पहुंच गया। उसे लगा वो बड़े शहर में जाएगा तो रातों रात स्टार बन जाएगा। लेकिन ख्वाब और ताबीर में जमीन आसमान का फर्क होता है मेरे भाई। जाकिर को दिल्ली में जिंदगी का ऐसा सबक मिलने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन तक पहुंचने से पहले उसे कई रातें दिल्ली की सड़कों पर भूखा सोना पड़ेगा। घर से बगावत करके निकल जाना इसे फिल्मों में ही अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत ये है, ये एक कदम इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इंदौर से निकलने वाले जाकिर ने दिल्ली में एक रेडियो एकेडमी में दाखिला लिया। वो बनना चाहता था एक आरजे। कोर्स खत्म हुआ और उसे इंटर्नशिप के लिए राजस्थान के शहर जयपुर भेज दिया गया। अब जरा देखें तो सही, जयपुर तो उसके दादा का शहर था जहां उनकी सारंगी की महफिलें सजती थीं। उसी शहर में पोता नौकरी के लिए धक्के खा रहा था। कहीं से कोई ऑफर लेटर नहीं आया।
यहाँ तक के जेब भी खाली हो गई। ऐसी सिचुएशन में बंदा अपने घर पर फोन करता है, कुछ पैसे मांगता है, लेकिन अपने सख्त लौंडे की अना ने उसे इजाजत नहीं दी। उसने फोन जरूर किया, लेकिन झूठ बोला कि मेरी नौकरी लग गई है, मुझे अब पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, अना की कीमत बड़ी भारी होती है। इसमें बोले गए झूठ ने जाकिर को मजीद गुर्बत में धकेल दिया। मकान मालिक ने तरस खाकर न सिर्फ उसका किराया मुआफ किया, बल्कि वापस दिल्ली जाने के लिए सफर के कुछ पैसे भी जेब में रख दिए। दिल्ली वापस आती ट्रेन, लुटा हुआ, जमाने के हाथों पिटा हुआ जाकिर किन जज्बात में होगा यार। ये हम और आप तो सिर्फ सोच ही सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जाकिर ने जमाने से हारने के बाद अपनी सोच को कुछ अल्फाज दिए। उसने इसी सफर के दौरान अपनी पहली नज्म लिखी, मैं शून्य पे सवार हूं, यानी जीरो पर सवार हूं। कि मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब सा मैं खुमार हूं, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं, मैं शून्य पर सवार हूं। कि ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूं रात से मशाल हाथ में लिए। न सूरज मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को है ढल गया, वो रात से था डर गया। मैं जुगनुओं का यार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। उस दिन स्टैंड अप कॉमेडियन पैदा होने से बहुत पहले एक शायर पैदा हो चुका था। वो दिल्ली वापस पहुंचा, वो दिल्ली जो तारीख में 7 बार लुटी, लेकिन फिर आबाद हो गई। आज एक टूटा फूटा जाकिर वहां आबाद होने के लिए दोबारा आ गया था, और यहीं पर उसकी जिंदगी में वो इंसान दाखिल हुआ जिसके बगैर जाकिर की कहानी नामुकम्मल है। उसका रूममेट विश्वास। He's been the backbone of my system from last 17 years. कितनी रातें मैं और ये अकेले कमरे में हॉस्टस विलेज में हम लोग भूखे रहे हैं, है ना। आज जब इतना बड़ा शो हो रहा है, I cannot do it without my brother. 2 दोस्त जो एक छोटे से कमरे में साथ रहते थे, थोड़े बहुत पैसे कमाते, आपस में बांट लेते ताकि किसी तरह 2 वक्त की रोटी चलती रहे। समझे, दोनों अब एक फैमिली थे। जाकिर ने सरवाइव करने के लिए सब कुछ किया, और जल्द ही उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया वैल्यू एडेड सर्विस। वो मोबाइल फोन कंपनियों के लिए एसएमएस पर जोक्स, गमगीन और मजाहिया शायरी और लाइफ एडवाइस लिखता। यानी इंडिया के करोड़ों लोग मोबाइल पर उसके लिखे हुए लतीफे और शायरी पढ़कर हंस रहे थे, रो रहे थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि उनके पीछे जाकिर नाम का ये कौन बंदा है। वो जाकिर जिसका बाल बाल अब कर्जों में जकड़ा हुआ था। और फिर आई उसकी जिंदगी की सबसे तारीक रात, 2 अप्रैल 2011। वो दिन जिसके बारे में इंडिया का हर शहरी मरते दम तक दूसरे से पूछता रहेगा कि उस रात तुम कहां थे। जी हाँ, ये वो रात थी जब धोनी के छक्के ने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। पूरा इंडिया सड़कों पर था, हर तरफ जश्न था, फायरवर्क्स हो रहे थे, ट्रैफिक जैम था, लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे, और उस जश्न के बीचों बीच दिल्ली की सड़कों पर एक लड़का तन्हा और भूखा चल रहा था। ये था जाकिर खान। उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। पूरा मुल्क खुशी से पागल हो रहा था, और जाकिर उस जश्न के बीचों बीच कचरे के ढेर से खाने की कोई चीज तलाश कर रहा था। ये रात उसकी जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट थी। एक ऐसी रात जिसने उसके गुरूर को, उसकी अना को कुचल कर रख दिया। और जब भी कोई सवाल करे कि 2 अप्रैल 2011 की रात तुम कहां थे, तो शायद वो बता भी नहीं पाएगा। बहरहाल उन दिनों जाकिर दिल्ली के एक पोइट्री क्लब मुलाकात में नज़में पढ़ने के लिए जाता था। वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई। मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गई। क्या बात, क्या बात। वहां उसके दोस्त निहाल पराशर ने मशवरा दिया, जाकिर सिर्फ शायरी पर फोकस करो, ये कॉमेडी वॉमेडी छोड़ दो यार, इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी का कोई फ्यूचर नहीं है। दोस्तों को लगता था कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। भूख, रिजेक्शन, छोटे शहर का लड़का होने का एहसास जाकिर को सिर्फ तोड़ नहीं रहा था, बल्कि सिखा भी रहा था कि अपने दर्द को, अपनी कहानियों को अजनबियों के सामने कैसे बेचना है। और तब जब सब मना कर रहे थे, तब विश्वास पुश कर रहा था, जाकिर ओपन माइक पर जाओ, परफॉर्म करो। और एक दिन जाकिर एक छोटे से कैफे के स्टेज पर चढ़ गया।
और उसके पास खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 90 सेकंड्स थे। दिल्ली का एक छोटा सा कैफे। जाकिर खान जिंदगी में पहली बार ओपन माइक के स्टेज पर चढ़ता है और खुद को साबित करने के लिए उसके पास ज्यादा वक्त भी नहीं। उसने बोलना शुरू किया और अचानक बजर बज गया। मतलब तुम्हारा टाइम खत्म, स्टेज से नीचे उतर जाओ। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी। कोई नहीं हंसा, कोई ताली नहीं बजी। ये एक बहुत ही भयानक रिजेक्शन था, शायद जिंदगी में अब तक मिलने वाले तमाम रिजेक्शन से ज्यादा भयानक। ये ऐसी नाकामी थी कि कोई आम बंदा होता तो फील्ड ही छोड़ देता, लेकिन जाकिर में एक चीज थी जो मुख्तलिफ थी। वो ये कि उसकी जिद उसकी नाकामी से भी बढ़ी थी। यही जिद तो थी जो उसे घर वालों के सामने हाथ फैलाने से रोक रही थी। यही जिद तो थी जो दिल्ली छोड़कर वापस उसे इंदौर जाने नहीं दे रही थी। और यही जिद थी जिसको उसने अपना हथियार बना लिया। अब जाकिर रोजाना नया मटेरियल लिखता, रोजाना स्टेज पर जाता, जलील होता और वापस आकर फिर लिखता। ऐसा लगता था उसने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, जब तक ये कमरे भर नहीं जाते, जब तक हर बंदा खड़ा होकर तालियां नहीं बजा देता, मैं तब तक रुकूंगा नहीं। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। बस इसी बात को जाकिर ने अपना उसूल बना लिया। और ऐसे लोगों के लिए कुदरत का भी एक उसूल होता है। जब आप पागलों की तरह किसी चीज को हासिल करने की मेहनत करते हैं तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता फेवर देने लगती है। और आखिर जाकिर की जिद रंग लाने लगी और 2012 में उसने कॉमेडी सेंट्रल का इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप टाइटल जीत लिया। लेकिन क्या एक अवार्ड ने उसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया? बिल्कुल भी नहीं। कॉमेडी की असल रेसिपी यह है कि आप कभी रुके नहीं, एक के बाद दूसरी कामयाबी हासिल करते रहें। जाकिर आगे बढ़ता गया और 2015 में मुंबई शिफ्ट हो गया। इंडिया का कल्चर कैपिटल, मीडिया का शहर, बॉलीवुड का शहर, जहां जाकिर को मशहूर कॉमेडी ग्रुप AIB के न्यूज शो में राइटर और को होस्ट रख लिया गया। ये वो दौर था जब इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब था एलीट क्लास। ज्यादातर कॉमेडियंस इंग्लिश में परफॉर्म करते थे। उनके जोक्स भी साउथ मुंबई, पोश लाइफ और वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड होते थे। ये ऐसा बबल था जिसमें छोटे शहरों के आम मिडिल क्लास लड़कों की कोई जगह ही नहीं थी। और उसी वक्त में एंट्री होती है एक देसी लड़के की। साल है 2016। एक मेगा इवेंट होता है, AIB दिवास। जाकिर स्टेज पर आता है। वो इंग्लिश नहीं बोलता, बल्कि हिंदी और इंदौरी उर्दू मिक्स करके बोलना शुरू कर देता है। वीडियो का टाइटल था व्हेन आई मेट अ दिल्ली गर्ल। शायद आपने YouTube पे वीडियो देखी होगी, क्योंकि किसने वीडियो नहीं देखी यार। इस वीडियो में जाकिर ने कोई हाई फाई लतीफे नहीं मारे, बस अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया। बताया कि एक छोटे से शहर का सीधा साधा लड़का जब किसी बड़े शहर की मॉडर्न इंग्लिश बोलने वाली लड़की के सामने जाता है तो उसकी क्या हालत होती है, वो कैसे डरता है, उसका कॉन्फिडेंस कैसे जीरो हो जाता है। अपने को किसी ने एक पार्टी में मिलवा दिया कि हे जाकिर मीट आशी। मैं कहा अपन भाई अपने को अपनी शक्ल बता, अपने को बता कोई लड़की सेट होनी नहीं, ठीक है। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। ये वीडियो इंटरनेट पर जंगल में आग की तरह फैल गई। आज इस वीडियो पर 87 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। जाकिर खान रातों रात एक आम कॉमेडियन से पूरे इंडिया का डिजिटल स्टार बन गया। उसने छोटे शहरों के करोड़ों लड़कों को अपना दीवाना बना लिया। वो लड़के जिनके पास अब स्मार्टफोन आ चुका था, इंटरनेट आ चुका था, लेकिन उन्हें कॉमेडी समझ नहीं आती थी। और यहीं से जन्म हुआ जाकिर खान के उस तारीखी ब्रांड का जिसने पूरे इंडिया के कल्चर को लपेट में ले लिया, सख्त लौंडा। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। सख्त लौंडे इज्जत से रहते हैं अपनी। सख्त लौंडा क्या है? देखने में ऐसा लड़का जिसका सेल्फ कंट्रोल सख्त है, जो लड़कियों के झांसे में नहीं आता। लेकिन इस कैरेक्टर के पीछे एक कड़वा सच था। जाकिर असल में इंडियन घर के उन राजा बेटों को एक्सपोज कर रहा था जिन्हें बचपन में बेपनाह लाड मिलता है, मगर टीनेज में आते ही उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो जज्बात मार कर रोए बगैर पैसा कमाने वाली मशीन बन जाएं। ये सख्त लौंडा असल में अंदर से टूटा हुआ और जज्बाती तौर पर खत्म लड़का था। तो इस वीडियो ने ऐसे कैच फ्रेजेस दिए जो आज भी जिंदा है। अच्छा, ठीक है, पिघलना नहीं है, चैटें हो रही हैं। अच्छा ठीक है,
भाई यहाँ से बातें चालू हुई, चैटें होना चालू हो गई हैं, ठीक है, चैट नहीं हो रही, चैटें हो रही हैं। लड़के ब्लैक कलर की सख्त लौंडा लिखी हुई टी शर्ट्स पहनने लगे, बल्कि पहनकर जाकिर के शोज में भी आने लगे। और जैसे ही जाकिर स्टेज पर पंच लाइन बोलने लगता, सामने बैठा हजारों का मजमा उसके साथ मिलकर वही लाइन दोहराता। रश्मि को घटिया बोल दिया तो उसके कॉमेडी शोज अब किसी रॉक स्टार के कॉन्सर्ट बनते जा रहे थे। और सिर्फ 12 महीनों में यानी 1 साल में जाकिर खान ने 100 के करीब शोज कर लिए और 50,000 से ज्यादा टिकटें बेच डाली। जाकिर की पॉपुलैरिटी का अब अलग ही लेवल था। उसकी शोहरत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि एक बार किसी रिपोर्टर ने मुंबई के एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा, तुम इंडिया के कॉमेडियंस को जानते हो? वीरदास, कननगल। उसने कहा, नहीं, अपन सिर्फ 2 लोगों को जानता है, कपिल शर्मा और जाकिर खान। ये था जाकिर खान का असल कमाल। उसने इंग्लिश बोलने वाली एलीट क्लास का बबल हमेशा के लिए फाड़ दिया। वो सड़कों पर चलने वाले आम इंसान का हीरो बन गया। तन्मय भट्ट ने ठीक ही कहा था कि जाकिर खान इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है। जाकिर की कॉमेडी का अपना ही स्टाइल है। नॉर्मल स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता है, एक प्रेशर होता है कि हर 10 सेकंड बाद एक पंच लाइन मारनी है और लोग ना हंसे तो समझे फेल। ये एक सेट फॉर्मूला है, लेकिन जाकिर के शो में लोग हंसते भी थे और रोते भी थे। ये देखो बेटा देख रहा हूं मैं। वो लतीफा सुनाते सुनाते अचानक रुक जाता, हॉल में गहरी खामोशी छा जाती और फिर वो किसी फिलोसोफर की तरह जिंदगी, रिश्तों और दिल टूटने की कोई ऐसी बात कह देता कि नौजवानों की आंखें भर आती। एक कॉमेडियन ये कैसे कर सकता है? उसकी टाइमिंग, ये ठहराव इतना परफेक्ट कैसे है कि हजारों लोग उसकी खामोशी पर तालियां बजाने लगते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है 300 साल पुराने माजी में, जिसे वो अपने पीछे इंदौर छोड़ आया था। जी हाँ, क्लासिकल म्यूजिक में यहाँ म्यूजिशियन को पता होता है कि धुन के बीच में खामोशी कब देनी है ताकि बात सुनने वाले की रूह तक पहुंच सके। सितार की तारों ने जाकिर की बातों में एक ऐसी लय पैदा कर दी थी जो किसी और कॉमेडियन के पास थी ही नहीं, है ही नहीं। वो कॉमेडियन के रूप में दरअसल एक शायर है। मिर्जा गालिब का दीवाना, उर्दू अदब के सबसे मशहूर स्टेज जश्न रेख्ता पर अपनी नज़में पढ़ने वाला। मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। उसकी ऑडियंस के साथ बॉन्डिंग का ये आलम होता है कि 10,000 का स्टेडियम भी उसके हॉस्टल के कमरे जैसा लगता है। लोग उसकी ईमानदारी के दीवाने हैं कि इस बंदे में आजिज़ी है, कम से कम स्क्रीन पर ऐसा ही लगता है। एक बार कुछ फेमिनिस्ट की तरफ से जाकिर खान पर इल्जाम लगा कि वो लड़कियों को नाजुक और नखरे वाली दिखाता है, जबकि लड़कों को हमेशा मासूम और मजलूम। आमतौर पर सुपरस्टार्स क्या करते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मेरे पास मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने जाकिर से यही सवाल किया तो उसने सीधा सा जवाब दिया, मैंने वही बातें सुनाई हैं जो मेरे साथ हकीकतन हुई। मैं अभी सीख रहा हूं और अगर मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मैं खुद को बदल लूंगा। और ये बात उसने कोई ऐसी हवा में नहीं कर दी थी, बल्कि खामोशी से अगले शोज में, यानी आने वाले शोज से लड़कियों की वो डिस्क्रिप्शन निकाल दी और अपना एंगल रोमांस और ब्रेकअप से हटाकर फैमिली, दोस्तों और बाप दादा रिश्तों की तरफ मोड़ दिया। और यहीं पर एक बात ऐसी है जो आपको हैरान कर देगी। जिस बंदे ने करोड़ों लोगों को मोहब्बत, दिल टूटने और ब्रेकअप पर रुलाया, जिसके शोज का नाम ही हक से सिंगल था, जिसके एक जुमले पर लड़के अपनी महबूबा को टैग करते हैं, उस बंदे ने आज तक अपनी मोहब्बत पर एक लफ्ज नहीं बोला। और ये सिर्फ खामोशी नहीं है, बल्कि जाकिर तस्लीम कर चुका है कि स्टेज पर जो मोहब्बत की कहानियां वो सुनाते हैं उसके माजी के ताल्लुकात काफी मुबालिगा आमेज वर्जन है। यानी वो कहानियां आधी सच आधी परफॉर्मेंस होती हैं। और जहां तक उसकी अपनी जिंदगी का ताल्लुक है, वहां तो हर आदमी का अपना अंदाजा है। एक रिपोर्ट तो क्लेम करती है कि 38 साल की उम्र में वो आज तक गैर शादीशुदा हैं। दूसरी रिपोर्ट क्लेम करती है कि नहीं, वो शादीशुदा हैं मगर अपनी बीवी को दुनिया की नजरों से छुपाए हुए हैं। और खुद जाकिर, उसने आज तक किसी एक इंटरव्यू में इस पर कोई बात ही नहीं की, ना हाँ ना ना। तो फिर सवाल वही है जो मैंने इंट्रो में पूछा, करोड़ों दिलों में घर करने वाले के अपने दिल में कौन रहता है?
इस सवाल का जवाब हमें किसी लड़की के पास से नहीं मिलेगा, बल्कि एक ऐसे शख्स के पास से मिलेगा जिससे जाकिर ने 30 साल तक खुलकर बात ही नहीं की थी। आप कहीं भी चले जाएं, कितने ही दूर क्यों ना हो जाएं, आप अपने माजी, अपने खानदान से नहीं भाग सकते। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, माजी पलट कर आपके सामने जरूर आ जाता है। जाकिर खान के साथ भी यही हुआ। साल 2025 और साल 2026 जाकिर खान ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे इमोशनल टूर का आगाज किया। पापा यार, ये कोई आम कॉमेडी शो बिल्कुल नहीं था, बल्कि सब कॉन्टिनेंट के ऐसे सच पर एक डॉक्यूमेंट्री थी जिस पर कभी बात ही नहीं होती कि एक बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत तो बहुत होती है, लेकिन वो कभी एक दूसरे से उसका इजहार नहीं कर पाते। एक बाप सारी जिंदगी मशीन की तरह काम करता है और बेटा उसे शक्तिमान मान लेता है, वो मर्द के जिसे दर्द नहीं होता। तो जाकिर ने इस शो के जरिए इंडिया में, पाकिस्तान में, बल्कि जहां जहां उर्दू और हिंदी समझी जाती है, वहां वहां करोड़ों लड़कों को अपने बाप से गले मिलना सिखाया। जो फादर साहब घर पे रहते हैं उनको घर जाके गले लगाइएगा, जिनके किसी और शहर में रहते हैं उनको कहिएगा फोन करके, और वो पूछे क्यों तो कहिएगा कि उनके दूसरे बेटे ने कहा है। ये टूर तो समझे एक सुनामी था। 60 शहर, 122 शोज, 2.5 लाख से ज्यादा फैंस, और फिर ग्रैंड फिनाले, वो दिन कि जिसने जाकिर खान की कहानी को वहीं ला खड़ा किया जहां से उसने कहानी शुरू की थी। जून 2026, मुंबई का NSCI डोम, पापा यार का फाइनल शो, और इत्तेफाक से अगले ही दिन फादर्स डे भी था। सिर्फ मुंबई में जाकिर के शोज की 75,000 टिकट्स बुक हो चुकी थी, यानी किसी भी इंडियन आर्टिस्ट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। हॉल खचाखच भरा हुआ था, शो चल रहा है, हंसी क़हक़हे सब कुछ चलता रहा। और आमतौर पर ऐसे किसी भी मेगा शो का एंड किसी जबरदस्त पंच लाइन पर होता है, लेकिन ये जाकिर खान था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि शो के बिल्कुल आखिर में स्टेज पर अंधेरा हो गया और फिर एक बुजुर्ग चलते हुए आए। ये जाकिर के वालिद थे, उस्ताद इस्माइल खान। वो हजारों लोगों के सामने सितारों की तारे छेड़ते हैं और एक खालिस क्लासिकल धुन बजाना शुरू कर देते हैं, और जाकिर खान वहीं खड़े खड़े फूट फूट कर रोने लगता है। ये सिर्फ एक शो का एंड नहीं था, समझे, ये 15 साल पुराने कर्ज का हिसाब था। वही सितार, वही 300 साल पुरानी विरासत जिसे छोड़कर फैमिली की नजरों में एक नाकाम इंसान बनकर वो भागा था, आज उसी लड़के ने उसी सितार को एक छोटे कमरे से निकालकर मुंबई के सबसे बड़े स्टेडियम के क्लाइमेक्स तक पहुंचा दिया था। और फिर बाप और बेटे ने स्टेज पर एक दूसरे को गले लगाया। एक परफेक्ट सीन, एक कहानी का परफेक्ट एंड। न्यूयॉर्क का मेडिसन स्क्वायर गार्डन, मुंबई का NSCI डोम, सब कुछ नजरों के सामने घूम जाता है। और यही वो मोमेंट था जब जाकिर को समझ आ गया था कि ये दर्द, ये शोहरत, ये व्यूज एक ऐसी मशीन है जिसका पेट कभी नहीं भरता। आप जितना दें उतना ही ज्यादा मांगती है। इसलिए उसने वो फैसला किया जो आज का कोई सुपरस्टार सोच भी नहीं सकता। उसने मशीन का स्विच ऑफ कर दिया। वो जनवरी 2026 में हैदराबाद के शो में ऐलान कर चुका था कि वो अब माइक रख रहा है और शायद 4-5 साल तक वापस ना आ सके। क्या जाकिर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, या उसने एक लालची इंडस्ट्री का असल रूप देख लिया, या फिर वो टॉक्सिक हसल कल्चर पर अपनी सेहत को तरजीह दे रहा है? जो भी हो, जाकिर खान ने साबित कर दिया कि दुनिया फतह करने के बाद सबसे बड़ा शो ऑफ पावर ये नहीं होता कि आप सारी जिंदगी तख्त पर बैठे रहें। सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि आपको मालूम हो कि इस तख्त को कब छोड़ना है, when to walk away। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया।